नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, नूतन विद्या मंदिर शाहपुरा की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं ऑफिसर सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरे प्यारे बच्चों, आज अपने लेके आए हैं फर्स्ट लेसन का दूसरा पार्ट। अपने पहले पार्ट के अंदर पढ़ चुके हैं कि मृदा की उर्वरता क्या होती है और उसके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं और मृदा की उर्वरता कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में बात अपने कर चुके हैं पहली वीडियो के अंदर। आज अपन दूसरे पार्ट के अंदर बात करेंगे फर्स्ट लेसन का, जिसका नाम है सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज। इसका भाग आज दूसरा है। इसमें अपने बात करेंगे मृदा उत्पादकता के बारे में। मृदा की उत्पादकता क्या होती है और मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। सॉइल प्रोडक्टिविटी जिसको कहते हैं अपने, सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या होती है और कितनी इंपॉर्टेंट होती है मृदा के अंदर, इस विषय पर आज अपने चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अपना कॉपी पेन साथ में रखें। मृदा उत्पादकता, सॉइल प्रोडक्टिविटी, इसमें देखो एक चीज बताता हूं आपको, तीन चीजें होती है इसके अंदर। एक होता है उत्पादन, एक होता है उत्पादकता, एक होता है उत्पादक। तीन चीजें होती है, उत्पादन, उत्पादकता और उत्पादक। उत्पादन देखो इसको प्रोडक्शन कहते हैं। प्रोडक्शन के अंदर देखो क्या होता है, जैसे एक उदाहरण द्वारा समझो। एक किसान है जिसका नाम है रामू। रामू किसान है, इसके पास मान लो कि 5 हेक्टेयर भूमि है। कितनी है? 5 हेक्टेयर भूमि। 5 हेक्टेयर भूमि में उसने क्या बोया है? बाजरा बोया है 5 हेक्टेयर भूमि में। मान लो जो इसके बाजरा जो हुआ वो मान लो कितना हुआ? 50 क्विंटल बाजरा हो गया। कितने हेक्टेयर में? 5 हेक्टेयर में। ध्यान देना एक मिनट कि रामू किसान है, 5 हेक्टेयर उसके पास भूमि है, 5 हेक्टेयर में बाजरा बो रखा था, 50 क्विंटल बाजरा हो गया। ये जो 50 क्विंटल बाजरा हुआ ये क्या हो गया? उत्पादन। क्या हो गया? उत्पादन। तो कह सकते हैं कि कोई भी जो उत्पादक होता है, ये कृषक या जो किसान फार्मर होता है, उसके जो टोटल उत्पादन होता है, कुल उपज जो प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? उत्पादन कहलाती है। ये रामू की भी हो सकती है, किसी अपने एक अपने स्टेट की बात कर सकते हैं, एक अपने कंट्री की बात कर सकते हैं, एक अपने ब्लॉक की बात कर सकते हैं, एक अपने डिस्ट्रिक्ट की बात भी कर सकते हैं। ठीक है, ये उत्पादन होता है। और उत्पादन के बाद में देखो इसका 5 हेक्टेयर भूमि थी, 5 हेक्टेयर भूमि थी, कितना हुआ? 50 क्विंटल। तो 1 हेक्टेयर में कितना हो गया भाई? 1 हेक्टेयर में कितना हो गया? 10 क्विंटल। 1 हेक्टेयर में कितना हो गया? 10 क्विंटल हुआ। अपने कह सकते हैं कि रामू के 5 हेक्टेयर में 50 क्विंटल हुआ, 1 हेक्टेयर में 10 क्विंटल हुआ। जो 1 हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो क्या कहलाता है? उत्पादकता कहलाता है। आई बात समझ में? रामू का 50 जो हुआ क्विंटल हुआ वो तो क्या कहलाया? उत्पादन। जो 1 हेक्टेयर के अंदर जो उत्पादन हुआ वो क्या कहलाई? उत्पादकता। तो कह सकते हैं प्रति हेक्टेयर उत्पादन को क्या कहते हैं? उत्पादकता कहते हैं। और रामू क्या हो गया? उत्पादक। जिसको उत्पादन करने वाला क्या हो गया? उत्पादक हो गया। ठीक है, तो यह बात हो गई। अपने उत्पादकता की बात भी अपने कंट्री लेवल पे भी कर सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल भी कर सकते हैं, ब्लॉक लेवल भी कर सकते हैं, स्टेट लेवल। जैसे सबसे ज्यादा उत्पादकता की बात करें, पंजाब राज्य की सबसे ज्यादा उत्पादकता आती है। क्यों आती है? क्योंकि पंजाब राज्य सबसे सिंचित राज्य है। भारत के अंदर सबसे सिंचित राज्य कौन सा है? पंजाब। और इसीलिए वहां की उर्वरता है, तो भूमि की उर्वरता वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। आई मेरी बात समझे? तो क्योंकि 96% जो एरिया है पंजाब का वो क्या है? सिंचित एरिया है, इरिगेटेड एरिया है। तो अब देखो इस थ्योरी को समझने के बाद अब अपने चलते हैं इसके कि उत्पादकता कहते किसको हैं। उत्पादकता कहते हैं प्रति हेक्टेयर उत्पादन को क्या कहते हैं? उत्पादकता। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए मृदा उत्पादकता किसे कहते हैं, तो सीधी सी बात है प्रति हेक्टेयर उत्पादन को उत्पादकता कहते हैं। प्रति हेक्टेयर उत्पादन को क्या कहते हैं? उत्पादकता। ये बात होगी कंफर्म। अब देखो इसमें मापा किसमें जाता है? इसको या तो क्विंटल में या केजी में या मूल्य में मापा जाता है। ये इसकी खास बात है कि उत्पादकता को किसमें मापा जाता है? या तो क्विंटल में या केजी में या इसको मूल्य में मापा जाता है। इस बात का ध्यान रखना। यहां एक देखो इसके अंदर एक कथन है कि मृदा की उत्पादकता
मृदा की उत्पादकता अधिक होने पर मृदा की उर्वरता अवश्य ही अधिक होगी। इस एक लाइन को समझो मेरे प्यारे बच्चों, मृदा की उत्पादकता अधिक होने पर मृदा की उर्वरता अवश्य ही अधिक होगी। अब ये कह रहा है कि कोई किसान है, अगर उसकी उत्पादकता ज्यादा है तो उसकी उर्वरता अवश्य ही अधिक होगी। लेकिन इसका जस्ट उल्टा बात करते हैं कि मृदा की उर्वरता अधिक होने पर, मृदा की उर्वरता अधिक होने पर उत्पादकता अधिक होगी या नहीं, हम नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते। क्योंकि यहां लिख रहा हूं, क्योंकि ओलावृष्टि, पाला या अन्य कोई प्राकृतिक कारक प्रभावित कर सकता है। इस थ्योरी को समझो कि मृदा की उत्पादकता अधिक होने पर उर्वरता अवश्य ही अधिक होगी। अगर मान लो कोई किसान है, उसके पास में क्या है, उसकी उत्पादकता ज्यादा हुई, जैसे हमने बात की थी रामू किसान, उसके क्या हुआ 5 क्विंटल 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर क्या हुआ था, बाजरा उत्पादन हुआ, 1 हेक्टेयर के अंदर 10 क्विंटल हुआ। मान लो कि उसी के पास में एक और किसान है जिसका क्या हुआ, उत्पादन कम हुआ, जैसे मान ले अपने प्रति हेक्टेयर उत्पादन 8 क्विंटल हुआ, तो उसकी उर्वरता क्या होगी, कम होगी। जैसे यहाँ पे अपने बात करते हैं, एग्जाम्पल द्वारा इसको समझाते हैं कि एक रामू है, एक शामू है, 2 किसान है, दोनों पड़ोसी एक दूसरे के। इसके 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बाजरा हुआ और इसके 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बाजरा उत्पादन हुआ। तो अब अगर दोनों में डिफरेंस करें कि उत्पादकता किसकी ज्यादा होगी, तो उत्पादकता किसकी ज्यादा है, रामू के किसान की है। तो अपने कह सकते हैं कि उत्पादकता अधिक होगी तो इसकी उर्वरता भी क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि मृदा ज्यादा फर्टाइल है, सोइल ज्यादा फर्टाइल है, इसलिए उसका प्रोडक्टिविटी क्या हुई, उसकी ज्यादा हुई है। तो शामू की बात करें तो इसकी उत्पादकता इससे क्या है, कम है, इसके लिए इसकी कह सकते हैं इसकी मृदा की उर्वरता कम है। अब देखो इसके अंदर इसकी उत्पादकता अधिक है इसलिए उर्वरता अधिक है। अब कहते हैं कि इसकी उर्वरता अधिक है तो अगले साल उत्पादकता अधिक होगी या नहीं, हम नहीं कह सकते, क्योंकि ओलावृष्टि, आंधी, तूफान, पाला, कीट, अन्य रोग, बीमारियां इसको क्या कर सकती है, इसकी उत्पादकता को प्रभावित कर सकती है। जैसे देखो इसकी सोइल तो ज्यादा फर्टाइल है, लेकिन इसने दूसरे साल क्या बोया, बाजरा, इसके मान लो इसने क्या बो दिया, सरसों बो दी दूसरे वर्ष। सरसों बोने पर क्या हुआ कि इस सरसों के अंदर मान लो ओलावृष्टि हो गई, तो ओलावृष्टि से तो क्या हो गई, इसकी फसल तो जी वो क्या हो गई, प्रभावित हो गई, जिसके कारण इसकी उत्पादकता क्या हो गई, कम हो गई। इसकी किसी ओलावृष्टि का प्रभाव नहीं हुआ, इसलिए इसकी क्या हो गई, उत्पादकता ज्यादा हो गई। तो कह सकते हैं कि उत्पादकता अधिक होने पर हम कह सकते हैं कि उर्वरता अधिक होगी, लेकिन उर्वरता अधिक होने पर हम नहीं कह सकते कि उत्पादकता अधिक होगी या नहीं होगी, क्योंकि कोई भी प्राकृतिक कारक उसको प्रभावित कर सकता है। आई मेरी बात समझे। नेक्स्ट देखो इसके अंदर बात करते हैं मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। आपने उर्वरता के अंदर पढ़ा था प्राकृतिक और कृत्रिम 2 कारक पढ़े थे, लेकिन इसके अंदर क्या होता है 3 या 4 कारक पढ़ेंगे। तो प्रभावित करने वाले कारक, मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में मेरे प्यारे बच्चों अपने बात करेंगे। देखो इसके अंदर नंबर 1 मृदा उर्वरता, नंबर 2 यातायात के साधन, नंबर 3 मृदा की स्थिति, नंबर 4 बाजार मांग, मार्केट डिमांड। ये क्या करते हैं, इसको प्रभावित करते हैं, जिसको उत्पादकता को। 1 नंबर देखो इसके अंदर मृदा उर्वरता। अब मान लो किसी भी अगर मृदा की उर्वरता कम है, अपने बात करें अगर किसी भी भूमि की उर्वरता कम है तो इसकी उत्पादकता क्या हो गई,
कम होगी, क्योंकि सॉइल जब फर्टाइल ही नहीं है तो उसका प्रोडक्शन कहां से निकल के आएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी कहां से निकल के आएगी। तो मृदा की उर्वरता क्या करती है, मृदा उत्पादकता को प्रभावित करती है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा देखो यातायात के साधन, यातायात के जो साधन होते हैं, अगर मार्केट से अगर अपने बात करें दूरी अधिक है, किसी भी आपके जो फार्मर है उसकी अगर दूरी अधिक है, फार्म की दूरी अधिक है, तो परिवहन खर्च क्या आता है, अधिक आता है। परिवहन खर्च अधिक आने के कारण उत्पादकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि उत्पादकता को किसमें मापा जाता है, मूल्य में भी मापा जाता है। जैसे मान लो कि एक किसान है, इसके शहर के पास अगर ये बेच के आता है तो इसके कितने हो गया, 5,000 रुपए, 500 रुपए का क्या आया, किराया भाड़ा लगा इसका, अपने कह सकते हैं परिवहन खर्च हुआ। लेकिन जब ये दूर बेचने जाएगा तो 1,000 रुपए हुआ, तो जो शुद्ध लाभ बचेगा वो क्या होगा, कम। तो इसीलिए कहते हैं कि यातायात के साधन भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तीसरा देखो मृदा की स्थिति, मृदा की स्थिति, शहर के पास की जो भूमि होती है उनकी उर्वरता क्या होती है, अधिक होती है। जितनी शहर से भूमि दूरी होगी, अधिक दूर होगी, उसकी उर्वरता क्या होगी, उतनी ही कम होगी। अगर किसी मृदा की उर्वरता फर्टाइल कम हो जाती है, उर्वरता कम हो जाती है, तो उसकी उत्पादकता अवश्य भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बाजार मांग, अब देखो यहां पर बाजार मांग से काफी संबंध होता है इसका उत्पादकता का। बाजार मांग देखो, अगर बाजार में मांग अधिक है, अगर अपने बात करते हैं बाजार में किसी वस्तु की मांग अधिक है, अगर मांग अधिक होगी तो उसका मूल्य भी क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, मूल्य अधिक। अगर मार्केट की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो मूल्य भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसीलिए मूल्य भी क्या करता है, प्रभावित करता है किसको, या बाजार मांग भी प्रभावित करती है, किसको प्रभावित करती है, मृदा उत्पादकता। क्योंकि बाजार मृदा उत्पादकता को किसमें मापा जाता है, किसके अंदर मापा जाता है, इसको मूल्य के अंदर भी मापा जाता है। इसीलिए ये बाजार मांग क्या करती है, इसको प्रभावित करती है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो इसके अंदर उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक मृदा उर्वरता, यातायात के साधन, मृदा की स्थिति, बाजार मांग, ये 4 कारक है जो प्रभावित करते हैं किसको, मृदा उत्पादकता, सोइल प्रोडक्टिविटी को क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रभावित करते हैं। तो ये तो हो गई अपने मृदा उर्वरता और उत्पादकता के बारे में बात हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अपने नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है आपका मृदा क्षरण, सोइल इरोजन जिसको कहते हैं, मृदा अपर्दन जिसको कहा जाता है, इसके बारे में अपने बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है मृदा क्षरण, या इसको अपर्दन भी कहते हैं, अपर्दन, सोइल इरोजन, सोइल इरोजन कहते हैं। देखो वास्तव में सोइल इरोजन होता क्या है, मृदा की हानि होना क्या कहलाता है, सोइल इरोजन कहलाता है। वो मृदा की हानि प्राकृतिक कारकों से हो सकती है, कृत्रिम कारकों से भी हो सकती है, कोई अन्य कारकों से भी हो सकती है। जैसे अपने बात करें जो सोइल इरोजन जो होता है, इसके अंदर बात करें इसका सोइल इरोजन, मृदा क्षरण, मृदा का क्या होता है, हानि होना ही क्या कहलाता है, मृदा क्षरण कहलाता है। जैसे अपने कह सकते हैं मृदा का अपने स्थान से भौतिक रूप से हटना, मृदा कणों का अपने स्थान से भौतिक रूप से हटना क्या कहलाता है, मृदा क्षरण कहलाता है। मृदा क्षरण 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और त्वरित क्षरण होते हैं। त्वरित क्षरण आगे जाके 2 प्रकार के होते हैं, जल क्षरण और वायु क्षरण भागों में बढ़ जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके विषय से काफी इसको बात पूछा भी जाता है, तो इसके अंदर बात करेंगे, इसमें काफी क्वेश्चन भी आते हैं मृदा क्षरण के बारे में। सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं, मृदा क्षरण की परिभाषा क्या होती है। तो देखो इसके अंदर मृदा कणों का भौतिक रूप से अपने स्थान से हटना क्या कहलाता है, मृदा क्षरण कहलाता है। तो डेफिनेशन अगर पूछे, मृदा कणों का भौतिक रूप से अपने स्थान से हटना मृदा क्षरण कहलाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक क्षरण, एक होता है त्वरित क्षरण। प्राकृतिक क्षरण, एक त्वरित क्षरण। इसमें देखो प्राकृतिक क्षरण क्या होता है, प्राकृतिक क्षरण जो प्राकृतिक कारकों से होता है, किसके द्वारा, प्राकृतिक कारकों से होता है। प्रकृति के द्वारा जो क्षरण होता है वो प्राकृतिक क्षरण कहलाता है।
क्योंकि प्रकृति के द्वारा कुछ न कुछ मृदा की हानि होती रहती है, जैसे जीवों, सूक्ष्म जीवों द्वारा जो कीटाणु होते हैं वो भूमि को यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं मृदा कणों को उठा के। ठीक है, ये जो होता है ये नॉर्मल जो क्षरण होता है ये प्राकृतिक क्षरण कहलाता है। तो अपने इसके अंदर सबसे पहले लिख सकते हैं यह प्राकृतिक कारकों से होता है। प्राकृतिक कारकों से जो क्षरण होता है वो क्या कहलाता है? प्राकृतिक क्षरण कहलाता है। अब देखो इसमें होता है मृदा निर्माण व मृदा क्षरण में सामंजस्य बना रहता है। क्या बना रहता है? सामंजस्य बना रहता है, तालमेल बना रहता है, क्योंकि इसमें जितना ही मृदा का निर्माण होता है उतनी मृदा की क्या होती है? हानि होती है। तो कह सकते हैं कि जितना मृदा का निर्माण होगा उतनी मृदा में क्या बनी रहेगी? इसके अंदर मृदा का निर्माण हो जाता है जितना ही मृदा का क्षरण होता है। तो ये सामंजस्य बना रहता है, दोनों में तालमेल बना रहता है मृदा निर्माण और मृदा क्षरण में। इसीलिए यह कृषि की दृष्टि से हानिकारक नहीं है। तो आपने कह सकते हैं कि कृषि की दृष्टि से हानिकारक नहीं होता। कौन सा क्षरण नहीं होता? आपका प्राकृतिक क्षरण कृषि की दृष्टि से हानिकारक नहीं होता। त्वरित क्षरण देखो किसके द्वारा होता है? ये या तो पशुओं के चारागाह चर लेने से, पशुओं के चारागाह चरने से, या मनुष्यों द्वारा भूमि को वनस्पतिहीन करने पर, वनस्पतिहीन करने पर जो क्षरण होता है वो त्वरित क्षरण कहलाता है। जैसे अपने बात करें जो चारागाह होते हैं पशुओं के द्वारा जो चर लेते हैं तो भूमि क्या हो जाती है? नगन हो जाती है। भूमि जब नगन होती है तो वायु और जल का क्या होता है? उस पर प्रभाव ज्यादा पड़ता है और वो मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, या तो जल के साथ बहकर या हवा के साथ उड़कर। तो या फिर कोई भूमि वनस्पति से ढकी हुई है तो उसको मनुष्यों द्वारा काट लेने पर भी क्या होता है? मृदा ये भूमि वनस्पतिहीन होने पर होता है। अब इसके अंदर देखना, इसका यहां लिख रहा हूं ऊपर, इसका यहां से इसका, तो इसमें देखो इसमें क्या होता है? मृदा निर्माण कम, क्षरण अधिक होता है। क्षरण अधिक होता है। मृदा निर्माण तो इसमें क्या होता है? कम होता है। मृदा क्षरण इसमें क्या होता है? ज्यादा होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो इसमें क्या हो रहा था कि इसमें मृदा निर्माण और मृदा क्षरण दोनों में तालमेल बना होता है, लेकिन इसमें मृदा का निर्माण तो कम होता है, क्षरण क्या होता है? अधिक होता है। इसी कारण ये क्या होता है? कृषि की दृष्टि से ये क्या होता है? हानिकारक होता है। तो कृषि की दृष्टि से यह क्षरण क्या हो गया? हानिकारक क्षरण हो गया। कौन सा? त्वरित क्षरण। तो प्राकृतिक क्षरण एंड त्वरित क्षरण दोनों के बारे में अपने बात की। तो इसमें तो क्या होता है? ये पशुओं के चारागाह चर लेने पर, भूमि को वनस्पतिहीन करने पर होता है, जबकि ये क्या होता है कि आपका प्राकृतिक कारकों से नॉर्मल जो क्षरण होता है वो होता है। तो अब देखो यह कृषि की दृष्टि से हानिकारक कौन सा हो गया? त्वरित क्षरण हो गया। अब इसके बारे में बात करने के बाद नेक्स्ट अपने देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि त्वरित क्षरण दो प्रकार का होता है, एक जल क्षरण और एक वायु क्षरण। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक जल क्षरण और दूसरा होता है वायु क्षरण। अब देखो इसके अंदर मतलब जल के साथ जो मिट्टी बह के चली जाती है वो जल क्षरण अपने कह सकते हैं वाटर इरोजन एंड द एयर इरोजन या विंड इरोजन भी कहते हैं, जिसको वायु क्षरण को कहते हैं। अब दोनों में देखो इस बात में ध्यान रखना, राजस्थान में जो ज्यादा क्षरण होता है वो कौन सा होता है? वायु क्षरण होता है। कौन सा? वायु क्षरण। भारत में जो सर्वाधिक होता है वो कौन सा होता है? जल क्षरण होता है। कौन सा होता है? जल क्षरण होता है। राजस्थान की भी अगर बात करें तो पश्चिमी जो राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान आप सभी जानते हो जो थार का मरुस्थल है, रेगिस्तान जो एरिया है, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, ये जो क्षेत्र है, बाड़मेर, यहाँ पर सबसे ज्यादा वायु क्षरण होता है। अगर राजस्थान में पूछ लिया जाए कि दक्षिणी राजस्थान में कौन सा सर्वाधिक क्षरण होता है? दक्षिणी राजस्थान में जल क्षरण होता है। कौन सा क्षरण होता है? जल क्षरण होता है। दक्षिणी राजस्थान के अंदर कोटा, झालावाड़, बूंदी जिले आते हैं, जिसको दक्षिणी पठार भी कहा जाता है। तो दक्षिणी पठार जो क्षेत्र होता है या दक्षिणी क्षेत्र जो होता है वहां पर जल क्षरण ज्यादा होता है, क्योंकि झालावाड़ के अंदर बारिश क्या होती है? ज्यादा होती है। कोटा, झालावाड़ के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा सर्वाधिक वर्षा वाला राजस्थान में जो जिला है वो भी कौन सा है? झालावाड़
होता है, वहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। सोयाबीन सबसे ज्यादा कहाँ उगाई जाती है, आपके झालावाड़ के अंदर ही होती है सोयाबीन का उत्पादन। अगर सोयाबीन की उत्पादन की बात करें, भारत के अंदर बात करें, तो ये एमपी मध्य प्रदेश के अंदर होता है। एमपी को सोया के नाम से भी जाना जाता है। एमपी कौन सा, शिवराज सिंह चौहान वाला, ठाकरे है, मामा जी वाला, ठीक है। तो ये इसके बारे में अपने बात की। अब अपने एक एक की डिटेल से बात करेंगे, जल शरण कौन सा होता है और वायु शरण कौन सा होता है। इसका नंबर एक देखो, अपने नंबर एक बात करते हैं अपने वायु शरण की। नंबर एक करते हैं अपने वायु शरण के बारे में बात करते हैं। वायु शरण क्या होता है? विंड इरेजन, ठीक है। एयर इरोजन नहीं कहेंगे इसको, विंड इरोजन कहेंगे। तो वायु शरण में देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बता दिया ये राजस्थान में सर्वाधिक जो शरण होता है वो वायु शरण होता है। पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा होता है। पश्चिमी जो राजस्थान है, जैसलमेर जोधपुर वाले जिलों में ज्यादा होता है, क्योंकि थार के मरुस्थल रेगिस्तान पाया जाता है। और नेक्स्ट इसमें बात करें, अगर दक्षिणी राजस्थान का पूछे भाग, तो जल शरण ज्यादा होता है। तो इसके अंदर ये तीन प्रकार का होता है। एक देखो निलंबन, दूसरा उच्चलन, तीसरा सतह सर्पण। तीन प्रकार का शरण होता है, निलंबन, उच्चलन, सतह सर्पण। इसको सीक्वेंस में याद करना है। अब देखो मैन जो इंपॉर्टेंट है, इसके कणों का आकार। निलंबन के कणों का आकार 0.1 mm से क्या होता है, कम होता है। उच्चलन के कणों का आकार 0.1 से 0.5 mm के बीच होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। और सतह समर्पण के कणों का आकार 0.5 mm से अधिक होता है। सरल है, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। निलंबन कणों का आकार 0.1 mm से कम होता है, जिसको सस्पेंशन के क्या कहते हैं, अपने कण कहते हैं। तो निलंबन कणों का आकार 0.1 mm से कम होता है, वो निलंबन के कण कहलाते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, अगर 0.1 mm से अगर कणों का आकार कम है वो निलंबन के कण। उच्चलन जो होता है 0.1 से 0.5 mm के बीच कणों का उच्चलन। सतह सर्पण 0.5 mm से अधिक होता है, वो सतह सर्पण के कण कहलाते हैं। तो निलंबन के कणों का आकार बहुत छोटा होता है। छोटा होने के कारण ये हवा के साथ उड़ जाते हैं। निलंबन कणों का आकार देखो बहुत छोटा होता है, जिसके कारण हवा के साथ उड़कर हजारों किलोमीटर तक क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाते हैं। ऐसा जो शरण कहलाता है वो क्या कहलाता है, निलंबन का शरण कहलाता है। इसके द्वारा जो मृदा की हानि होती है वो 3 से 5% मृदा की हानि होती है। कौन से शरण द्वारा, निलंबन के शरण द्वारा। कौन सी, निलंबन शरण द्वारा 3 से 5% हानि होती है। उच्चलन के कणों का आकार इस निलंबन के कणों के आकार से क्या होता है, बड़ा होता है। ये क्या होते हैं, वो हवा के साथ उड़ नहीं सकते। ये क्या करते हैं, लुढ़क कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लुढ़क क्या करते हैं, शरण करते हैं। ऐसा शरण क्या कहलाता है, उच्चलन शरण कहलाता है। क्या कहलाता है, उच्चलन कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर, क्योंकि कणों का आकार ज्यादा होने में वायु के साथ ये क्या करते हैं, लुढ़कते रहते हैं, रेंगते रहते हैं भूमि के ऊपर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ऐसा शरण उच्चलन शरण कहलाता है। निलंबन की जो शरण बहुत छोटा आकार होने के कारण ये क्या होते हैं, हवा के साथ उड़ जाते हैं। कई बार ये आसमान में लटके हुए दिखाई देते हैं। कई बार आपने देखा होगा आंधी आती है, तो आंधी आने के बावजूद ये क्या करते हैं, घोर से अंधेरा सा छा जाता है, वो निलंबन के कण कहलाते हैं। तो उच्चलन क्या होता है, इसके सबसे ज्यादा हानि होती है मृदा की। 50 से 70% जो मृदा का शरण होता है वो कौन से द्वारा, उच्चलन द्वारा होता है। इसके द्वारा उच्चलन। निलंबन द्वारा देखो 3 से 5% हानि, 50 से 70% जो शरण होता है वो कौन से, उच्चलन द्वारा। सतह सर्पण के कणों का आकार और अधिक बड़ा होने के कारण, ज्यादा बड़ा होने के कारण ये क्या करते हैं, उछल नहीं सकते। ये उछल कर करते हैं, उछल कर नहीं करते, सॉरी, इसमें अपन कह सकते हैं उछल कर मतलब मृदा के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर उछल कर शरण करते हैं। सतह सर्पण कणों का आकार बड़ा होने के कारण ये उछल भी नहीं सकते, उड़ भी नहीं सकते। ठीक है, उछल भी नहीं सकते और उड़ भी नहीं सकते। ये क्या करते हैं, लुढ़क कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लुढ़क कर भूमि के ऊपर रेंग कर जो शरण करते हैं वो सतह सर्पण शरण कहलाता है। इसके द्वारा जो मृदा की हानि होती है वो होती है 20 से 25% जो हानि होती है वो कौन से शरण द्वारा, सतह सर्पण शरण द्वारा होती है। तीनों बारे में बात की। वायु शरण में कोई खास बात नहीं है, वायु शरण ये तीनों है। मैन इसका इंपोर्टेंट है, इसके कणों का आकार आपको याद
होना। कणों का आकार काफी सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया। निलंबन कणों का आकार 0.1 mm से कम, उछलन कणों का आकार 0.1 से 0.5 mm के बीच, स्थायी संपर्ण के कणों का आकार 0.5 mm से अधिक होता है। इन कणों का आकार बहुत छोटा होने के कारण ये हवा के साथ उड़ जाते हैं, आसमान में लटके हुए दिखाई देते हैं, हजारों किलोमीटर तक स्थानांतरित हो जाते हैं। 3 से 5% इससे हानि होती है। उछलन कणों का आकार 0.1 से 0.5 mm के बीच होते हैं। ये मृदा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर उछल कर क्या करते हैं, मृदाक्षरण करते हैं, कूद कूद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो इसके द्वारा सबसे ज्यादा हानि होती है। मृदा की जो क्षरण होता है सबसे ज्यादा होता है, 50 से 70% क्षरण होता है। स्थायी संपर्ण की बात करें 0.5 से अधिक होता है, उड़ भी नहीं सकते, उछल भी नहीं सकते, ये क्या करते हैं, लुढ़क कर क्षरण करते हैं। 20 से 25% मृदा का क्षरण इसी के द्वारा होता है। ये तो गई आपके वायु क्षरण की बात। अब नेक्स्ट अपनी बात करेंगे जल क्षरण क्या होता है। अपने बात करें वाटर इरोजन के बारे में बात करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक एक चीज को, कॉन्सेप्ट को अपने आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अपने बात करेंगे जल क्षरण। इसकी मैंने बता दिया कि जल क्षरण बेटा सबसे ज्यादा भारत के अंदर जो होता है वो सबसे ज्यादा कौन सा होता है, जल क्षरण होता है। कौन सा होता है, जल क्षरण होता है। राजस्थान के अंदर बात करें तो राजस्थान के दक्षिणी जो भाग है राजस्थान का, जो उसको दक्षिणी पठार भी कहते हैं, इसके अंदर सबसे ज्यादा क्षरण होता है, क्योंकि सर्वाधिक वर्षा वाला राजस्थान में दक्षिणी भाग है, जैसे कोटा है, झालावाड़ है, बूंदी है। ठीक है, ये क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है इसके अंदर क्षरण। तो दोनों के बारे में अपने आज के बारे में आज के लिए इतना ही सभी मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने बात करेंगे जल क्षरण के बारे में बात करेंगे। इस जल क्षरण क्या होता है इसके बारे में अपने डिटेल से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो और स्वस्थ रहो मेरे प्यारे बच्चों। धन्यवाद।